भाई लास्ट क्लास में हमने देखा था, दो क्लासें हो गई हमारी। एक तो हमने देखा था कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों हो गए हमारे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं ये, समझिए जरा। वन बाय वन हम पॉइंट्स लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो साथ के साथ क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं वो, ध्यान देना जरा। वो आपसे कह रहे हैं आफ्टर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर पुट फॉरवर्ड द नेक्स्ट टास्क बिफोर द साइंटिस्ट वाज टू फॉर द साइंटिस्ट वाज टू गिव अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। भाई पता चल गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट पता चल गया। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पता चल गया। ये एक थियोरेटिकल नॉलेज थी, ठीक है। वो कह रहे हैं ठीक है होता भी ऐसा ही है, प्रैक्टिकली भी करके देखा तब भी ऐसा ही होता है, लेकिन आप इसकी सूटेबल एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये काम किसने किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने रीजन बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल क्यों रहते हैं वो बताया, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्यों रहता है वो भी बताया, ठीक है। सो दिस लेड जॉन डाल्टन टू पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी इन 1808 the theory that all matter is made up of very tiny particles called atom। इन्होंने बोला दुनिया में जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या नाम है, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एटम से कंबाइंड होकर ही बनता है। जैसे कि H2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ये एटम और दूसरा ये एटम। जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड हुए हैं, तब वाटर का मॉलिक्यूल बना है। समझ आ रही बात यानी, ठीक है। और इस थ्योरी का क्या नाम रखा गया भाई, इस थ्योरी का क्या नाम रखा गया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये थ्योरी थी क्या एक्चुअल में, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी को नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। पहला पॉइंट जरा देखिए, द वेरियस एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। इन्होंने जो एजम्पशंस की, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए या अपने माइंड से सोचा, आइडियाज आए उनके माइंड में, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी बनाई कि एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्यों होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दुनिया में कोई भी आपको चीज नजर आ रही, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल्स का क्या नाम है, एटम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक गोल्ड का बिस्किट ले लिया, बहुत एक्सपेंसिव चीज ली है बेटा, है ना, लिए नहीं लिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो आपको नजर भी नहीं आएंगे, नॉट इवन विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तब भी आपको ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो गोल्ड का बिस्किट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या नाम है, एटम्स। ऐसे मिलियन ट्रिलियंस एटम्स कंबाइंड हुए और पूरा का पूरा बिस्किट तैयार हो गया। समझ आ रही बात यानी। ऐसे ही चाहे कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारी के सारी चीजें किससे मिलकर बनती हैं, एटम से। आगे बैठो, आगे बैठो। सो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने रीजन बताया कि अगर इस गोल्ड की मैं रिएक्शन किसी के साथ कर दूं तो ये हो सकता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाए, मतलब सॉलिड है, हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बट जितने मान लीजिए यहां पे 100 पार्टिकल्स हैं तो रिएक्शन के बाद भी 100 के 100 ही पार्टिकल्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि 150 हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि 90 हो जाए। तो जो एटम्स हैं वो ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक करने के लिए आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले टॉपिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तब आपके जाके सटीक
दिमाग में लगेगी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो वो कह रहे हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देना, ये वाला बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो लाइन है, वो कह रहे हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। भाई वो ये कह रहे हैं कि इस गोल्ड के बिस्किट में जितने भी एटम्स हैं वो सेम है। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, सेम। ऐसा नहीं कि कोई है ट्रायंगुलर शेप का, कोई है स्फेरिकल शेप का, कोई है क्यूबॉइडिकल शेप का, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। समझ आ रही बात या नहीं? मतलब ये वाला एटम, ये वाला गोल्ड के, ये सारे के सारे एटम्स दिखने में बिल्कुल सेम होंगे। जैसे कि 9th क्लास की अगर आप साइंस की बुक लो तो सारी की सारी बुक सेम दिखती है, नहीं दिखती है? सेम साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उनका मास, सब कुछ सेम है। ऐसे ही गोल्ड के जितने भी यहां पर एटम्स प्रेजेंट है उनका मास, साइज, केमिकल रिएक्शन में सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वो कह रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन का जो एटम है, मान लीजिए, वैसे स्फेरिकल कंसीडर किया जाता, थोड़ी देर के लिए मान लो बस। ठीक है, ऐसा है नहीं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यह बात बोल रहा हूं। मान लीजिए कि यह है हाइड्रोजन और यह है ऑक्सीजन का एटम। थोड़ी देर के लिए मान लो, ऐसा होगा नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो वो कह रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, उनका मास उठाकर देखोगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर सेम एलिमेंट है, जैसे पीछे गोल्ड गोल्ड के, तो उनके एटम्स का साइज सेम होगा, मास सेम होगा, केमिकल रिएक्शन सेम होंगी। लेकिन जब टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लिए जाएंगे तो उनका डिफरेंट मास होगा, मतलब उठा के देखोगे तो कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा। इनका साइज डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, छोटे बड़े होंगे। और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं, हमारे नेचर में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं, विच इज अ गैस, और ऑक्सीजन भी एक गैस है। अगर मैं इस रूम में हाइड्रोजन छोड़ दूं ना भाई साहब, 5 मिनट में टैम बोल जाएंगे, 5 मिनट में सारे के सारे टैम बोल जाएंगे। टै का मतलब समझते हो ना, समझ जाओ। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन अगर हमें ना मिले तब भी क्या बोल जाएंगे, टैम बोल जाएंगे। मतलब एक बहुत ज्यादा हार्मफुल है और एक बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हुई या नहीं हुई? बिल्कुल। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखिए, एटम्स कंबाइंड इन द सेम रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं जब भी कोई एटम्स किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो होल नंबर में रिएक्ट करेगा। होल नंबर का क्या मतलब है? जैसे कि H2O, यहां पर 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल होता है, आपको नहीं पता, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन्स हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 हाइड्रोजन्स, 1 सल्फर और 4.5 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा किस में रिएक्ट करेंगे? होल नंबर्स में, 1 2 3 4 5। जैसे कि मैं आपसे कहूं यहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो एक होल नंबर में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई किसी की हाइट ज्यादा है तो उसको डबल काउंट कर लोगे। भाई मान लो यहां पे 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर किसी एक बच्चे की हाइट ज्यादा तो क्या मैं उसको 6 काउंट कर लूंगा? नहीं। किसी की हाइट कम है तो उसको क्या मैं हाफ काउंट करूंगा, 0.5? नहीं। कुछ चीजें बेटा नेचुरल नंबर में काउंट होती हैं, डेसिमल वगैरह में काउंट नहीं होती। जैसे यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं कि ये 1 और ये 1.5 और ये 3 और ये 7.5, ऐसे थोड़ी ना काउंट करोगे। समझ आ रही बात? ये नहीं, तो आप होल नंबर में काउंट करते हो। वैसे ही केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो एटम्स हैं वो होल नंबर्स में कंबाइंड होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही भाई सारे बच्चों को? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, वो कह रहे हैं रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि मैं आपसे कहूं भाई वाटर का मॉलिक्यूल बताओ, फॉर्मूला बताइए वाटर का, आप क्या बोलोगे सर H2O। इससे पूछूं तब भी H2O बताएगी, उससे पूछूं तब भी H2O बताएगा। तो किसी भी एक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे पूछा तो H2O बता दिया, उससे पूछा तो वो CO2 बता देगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पता है तो सही आंसर दोगे विच इज H2O। जैसे कि मैं आपसे पूछूं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, आप बोलोगे सर H2SO4। अब अगर नहीं पता तो अलग बात है भाई, लेकिन अगर पता है तो सारे बच्चे सेम आंसर करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि किसी भी एक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, और काइंड्स ऑफ एटम का मतलब समझते हो, यहां पर हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन है, 3 टाइप्स के एटम्स हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे फिक्स्ड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमेशा H2SO4 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि CO2 बोल दो, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं जी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे सर H2O, यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप बोलोगे सर CO2, इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। देखो यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन है दोनों ऑक्सीजन ही। तो वो ये कह रहे हैं कि सेम एटम एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर सिर्फ 1 है और यहां पर, तो ये दोनों रेशियो अलग अलग है या नहीं है? जैसे कि मैं लिख दूं H2SO4, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो यहां पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 और यहां पर 4। तो हर जगह पर ऑक्सीजन ही है लेकिन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो रहा है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो। और अगर ऐसा नहीं होता तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स फॉर्म ही नहीं होते। ये केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है और डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होना जरूरी है, तभी दुनिया में आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ा जाए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो ये थी आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो 3 to 4 मार्क्स की आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये या आपका इसकी ड्रॉबैक्स आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये समझ लो भाई टीचर्स का फेवरेट टॉपिक है, इसके बिना उनको मजा ही नहीं आता क्वेश्चन पेपर बनाने में। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। समझ गए? तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। तो अभी आपको जो कुछ समझाया बहुत बढ़िया लग रहा होगा यार, सब कुछ बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और इंटेलिजेंट थे भी। ठीक है, बट कुछ कमियां रह गई। जब हम कोई भी चीज शुरू में बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। पुराने जमाने में फोन आया करते तो उनका कैमरा कितना खराब हुआ करता था, आज की डेट में देखो काले लोगों को भी गोरा कर देता है, बिल्कुल गोरे लोगों को अंग्रेज बना देता है। होता ही नहीं होता है? तो कहने का मतलब जब चीजें बढ़ती रहती हैं आगे आगे तो उसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। जैसे पहले पीले वाले बल्ब आया करते थे, येलो वाले, फिर वो CFL आ गई, फिर ये लंबी वाली वो आ गई ट्यूबलाइट्स, अब सिस्का आ गई है, वो आवाज करती है, ऑफिस में बैठे हो यहीं चेंज कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतने सारे चेंजेस आ गए। अब आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो येलो वाले बल्ब यूज कर रहे हैं, फैशन में थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज कर रहे थे, अदरवाइज नहीं करते। ऐसे ही जब डाल्टन भाई साहब ने थ्योरी दी थी तो ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दी गई, कई सालों तक वो चलती रही जब तक कोई बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं आ गई। और जब कोई बेटर एक्सप्लेनेशन आती है तो फिर साथ में रीजन भी दिया जाता है।
जैसे येलो वाले बल्ब को क्यों रिप्लेस कर दिया गया? पहली बात तो वो रोशनी कम दिया करते थे, फ्यूज बहुत जल्दी हो जाया करते थे, गर्मी बहुत किया करते थे, उस टाइम तो एसी वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ऐसी चीज आ गई जो जल्दी फ्यूज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले, रोशनी भी ज्यादा दे, टेम्परेचर भी ना बढ़ाए, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। समझ आ रही बात या नहीं? इसी तरीके से डेल्टन जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। कब? जब बेटर एक्सप्लेनेशन आ गई तब। फिर निकाले गए इनके ड्रॉबैक्स, रीजन दिए जाते हैं भाई। ड्रॉबैक्स का क्या मतलब है? कमियां, लिमिटेशंस। अगर वो ड्रॉबैक्स बोल दें, अगर पीछे रखा हुआ है ले लो, अगर वो ड्रॉबैक्स बोल दें, लिमिटेशंस बोल दें, दोनों का मतलब सेम ही है, लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए डिस्कस करते हैं। भाई इन्होंने क्या बोला? वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट एटम आर थॉट टू बी इनडिविजिबल। उन्होंने बोला ये एटम है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में पता चला भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। इसका मतलब एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या लगा था? डेल्टन को क्या लगा था कि जो एटम है वही सबसे छोटा पार्टिकल, उससे कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं। लेकिन बाद में पता क्या चला कि जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में। समझ आ रही बात या नहीं? इसका मतलब इनकी ये बात गलत हो गई है, नहीं हो गई? क्योंकि इन्होंने तो बोला था इंडिविजिबल है, डिवाइड ही नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या सच्चाई निकल के सामने आई कि भाई फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। अक्ष बेटा दोनों बाहर के गेट, ये वाला डोर बंद कर देना, साइड वाला, गर्मी हो रही है। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखो, लेकिन जब आप 11th क्लास में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे उसको फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है। अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है। तो डेल्टन कह रहे हैं कि भाई इससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है, लेकिन अब देखो कितने सारे और पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं, अभी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहली तो ये ड्रॉबैक हो गई। तो भाई वी नो दैट एटम फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फर्दर पता चला कि भाई एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया आपका। वो आपसे कहेंगे भाई बताइए व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन हम छोड़ के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमें कोई पढ़ाने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक, ठीक है। याद कर लेना, आज ही जाकर आपको याद करना है, क्वेश्चंस करने हैं, और तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, आपको लिख देना सिंपली एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, ठीक है जी। आगे देखिए जरा, पहला ये ड्रॉबैक हो गया। सेकंड ड्रॉबैक देखो, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। वो कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन फर्दर बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जिनका मास 1, 2 और 3 भी होता है। उन्होंने कहा जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी का मास सेम रहेगा। ये डेल्टन ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब बात पलट चुकी है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये ड्रॉबैक में आ गया, कमियों में। जब आगे आगे पता चला, जब फ्यूचर में डिस्कवरी हुई, पता चला कि हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो जी आपको कौन सा याद रखना है? आपको सिर्फ यही याद रखना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मेजरली ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जिनका मास 1 रहता है। बहुत कम परसेंट में, मतलब 0.some% में ऐसे भी हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं जिनका मास 2 या 3 भी होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो इनकी बात फिर गलत हो गई, नहीं हो गई? कि वो कह रहे हैं जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी का मास सेम होगा, लेकिन यहां पे तो अलग अलग हो गए।
तो इसका मतलब ये है डेल्टास एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास. It is however now known that the atoms of same element can have different masses. ठीक है, और ऐसे एटम्स जिनका मास डिफरेंट होता है, ऐसे सेम एटम्स जिनका या ऐसे एलिमेंट जिनका मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट. तो ये हाइड्रोजन के क्या हैं? आइसोटोप्स. मतलब दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स. आगे टॉपिक आएगा. अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि सेम एलिमेंट है लेकिन उसका मास अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो फिर वो आइसोटोप्स होते हैं. समझ गए? तो ये वाली बात भी इनकी गलत हो गई. इन्होंने बोला था कि जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास सेम होगा, लेकिन यहां पर क्या हो गई भाई? बात गलत हो गई. तो ये भी क्या हो गया? ड्रॉबैक. अब बात करते हैं क्लोरीन की. जैसे हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल दे दिया, क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक मास जो आप पढ़ोगे वो होगा 35.5. बट एक्चुअल में क्लोरीन का मास या तो 35 होता है या 37 होता है. 35.5 होता ही नहीं है. लेकिन देखो क्लोरीन ही है लेकिन उसका मास 35 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है. व्हाट डज इट मीन? फिर ये क्या चीज है? ये इन दोनों का एवरेज है. क्या है? इन दोनों का एवरेज. ये निकाल के भी मैं आपको कराऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है तो मैं बता दूंगा. तो एक्चुअल में क्लोरीन के दो ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें से एक का मास 35 और दूसरे का 37 हो जाता है. तो ये क्या है? आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. ठीक है, अब आ जाइए. फिर डाल्टन ने ये बोला था, Dalton's atomic theory said that atoms of element have different masses. वो क्या कह रहे हैं आपसे कि Dalton said that the atoms of element have different masses. It is however known that the atoms of the same elements can have slightly different masses. इनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स. ये कुछ गड़बड़ हो गई भाई डेफिनेशन में. रुक जाओ, डेफिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है. डेफिनेशन थोड़े से चेंजेस है, मैं आपको बता देता हूं. वो ये कह रहे हैं बेसिकली ये आइसोटोप्स ही हैं. ठीक है भाई, क्लोरीन का देखो, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन है. इसका मास 35 और इसका मास 37. उन्होंने क्या बोला था कि जब टू एलिमेंट्स होंगे तो उनका मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन यहां पे इन दोनों का मास क्या है? स्लाइटली डिफरेंट. पीछे वाली डेफिनेशन ही रिपीट हो गई. आइसोबार्स. Dalton's atomic theory said that the atoms of element have different masses. तो ये तो आइसोटोप्स हो गए ना. आइसोबार्स कहां से आ गए? Isotopes. Atoms of the same element can have different. एटॉमिक नंबर होना चाहिए. एक मिनट पूछो. अच्छा ठीक है, थोड़ी सी बेटा यहां पे डेफिनेशन में ना एरर हो गया है, मैं आपको चेंज करके बता देता हूं. ठीक है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एटम्स हैं, उनका मास भी सेम हो सकता है. उन्होंने क्या बोला था कि अगर जितने भी अलग अलग अगर वो हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? हाँ जी भाई 16. तो वो कह रहे हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका मास डिफरेंट ही होगा. बट हमने ये देखा है कि पोटेशियम और कैल्शियम टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों का मास क्या है? सेम है. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव, ये गलत हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास. थोड़ा सा डेफिनेशन गड़बड़ हो गई है. ठीक है भाई, तो वो कह रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का मास जो है वो सेम भी हो सकता है, जबकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका मास डिफरेंट ही होगा. अब पीछे वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है जरा ध्यान दीजिए. यहां पर टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट मास होना चाहिए, लेकिन पाया यह गया कि भाई पोटेशियम और कैल्शियम दो अलग अलग है. पोटेशियम का होता है K और कैल्शियम का C है. ठीक है, पोटेशियम का मास भी 40 है और कैल्शियम का मास भी 40 है.
जबकि उन्होंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होगा, लेकिन यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम मास है। और इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने देखा वो ये कह रहे हैं कि अगर दो सेम एलिमेंट हैं तो उनका मास सेम होना चाहिए, बट यहां पर मास क्या था, डिफरेंट, और यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स का मास क्या है, सेम। अगर सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट हो तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। और अगर टू डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम हो जाए तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। आगे बढ़े। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहे सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो कह रहे सेम चीज से बने हुए हैं, जैसे कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो आपका डायमंड है, डायमंड किससे मिलकर बनता है, कार्बन से। और कार्बन इतना ज्यादा हार्ड है कि अगर आप उसको तोड़ना चाहो, मोड़ना चाहो, ब्रेक करना चाहो, ब्रेक नहीं होगा। इवन डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड। और देखो तो इसका मतलब डायमंड जो है वो किससे मिलकर बना है, कार्बन से। और ग्रेफाइट भी आपने देखा होगा, ग्रेफाइट क्या होती है भाई, पेंसिल की जो आपने ब्लैक वाला पार्ट होता है वो किससे मिलकर बनता है, ग्रेफाइट से। उसको आप बड़े ही आराम से तोड़ सकते हो। भाई एक चीज है डायमंड, वो भी कार्बन से मिलकर बनी है, लेकिन उसको आप तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, इतनी ज्यादा हार्ड है। दूसरी एक और चीज है, वो भी कार्बन से ही मिलकर बनी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, उसको बड़े आराम से आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ऐसे ही चारकोल, ये भी आपको पता ही है, बड़े आराम से बैंड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कार्बन से मिलकर बनी है, बट इन दोनों की, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट। चारकोल आपने देखा होगा रोड वोड पे डालते हैं, है ना, तो ये इतना ज्यादा हार्ड, ये उससे थोड़ा सॉफ्ट, ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट। और जबकि ये सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम काइंड से मिलकर बनने वाले एटम्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो ये हो गए जी आपके ड्रॉबैक्स। ये तो बता ही दिया था ना। एक्सप्लेनेशन अब जरा देख लीजिए। तो जब डेल्टास एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई। क्या एक्सप्लेनेशन दी गई कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे वेरीफाई हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे वेरीफाई हो, वो जरा देखिए। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, क्या होगा जरा देखो। अकॉर्डिंग टू डेल्टास एटॉमिक थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो भाई पहली डेल्टन की जो थ्योरी है वो ये कहना चाहते हैं कि आपको यहां पर वर्ल्ड में कोई भी मैटर नजर आ रहा है वो किससे मिलकर बना है, एटम्स। जैसे कि अभी मैंने आपको गोल्ड वाला बताया केस, गोल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, तो वो कह रहे दुनिया में कोई भी चीज है वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, एटम से। चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो मैं हूं, ये डिजिटल पैनल हो, ये बुक हो, कोई भी चीज आपको नजर आ रही है वो किससे मिलकर बनी है, एटम से। वीडियो प्ले की हुई है, बंद है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फर्दर एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई एक बात बताओ, जब एटम ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, होगा ही नहीं होगा। भाई जब क्रिएट नहीं हो रहे तो मास बढ़ेगा नहीं, जब डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे तो इसका मास कम भी नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। हैंस मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये तो दो बार रिपीट हो गया। अच्छा, एटम जब क्रिएट नहीं होगा और डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो जो मैटर है वो भी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिवली एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई ये गोल्ड है, गोल्ड के ये छोटे छोटे क्या हैं, एटम्स। एक एटम को निकाल के मैं बाहर ले आया, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये एटम ही पार्टिसिपेट करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है,
मतलब ये वाला भी रिएक्ट करेगा, ये वाला भी रिएक्ट करेगा, ये वाला भी रिएक्ट करेगा, जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी एक मैटर की, तो वहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है? ये छोटे छोटे एटम्स के पार्टिकल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पार्टिकल्स मतलब एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जैसे कि जरा देखो, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे H2O। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एटम्स तो सेम है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इनका रीअरेंजमेंट होता है। थोड़ी सी यहां पर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, वो कर लेना। ठीक है, अभी आपको बैलेंसिंग के बारे में पता नहीं है, बताया जाएगा आगे। आप ऐसे समझिए कि यहां पर एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, आपस में ऐसे स्ट्रेट कंबाइंड है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर एक लाइन बनाई है मैंने और यहां पर 2 लाइंस बनाई है। इसके पीछे रीजन है जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो। लेकिन अब यहां पर ऐसे समझिए कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये है ऑक्सीजन और उसके साथ लगे हुए होते हैं 2 हाइड्रोजन। सो बेसिकली हुआ क्या? रीअरेंजमेंट, अलग तरीके से एटम्स अरेंज हो गए। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। पहले किसी और तरीके से अरेंज थे, अब किसी और तरीके से अरेंज हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर रिमेन्स दी सेम। भाई इसमें जितने एटम्स होंगे उतने ही इधर एटम होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कम ज्यादा है। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने 2 भी लगाया हुआ है, यहां पर मैंने 2 भी लगाया हुआ है। एक्चुअल में यहां पर ये 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आगे आने वाली बातें हैं, लेकिन बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जितने एटम्स यहां पर होंगे उतने ही यहां पर। ऐसे देखो, 2 2 जा 4, यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? 4। यहां पर देखो 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन हैं? 4। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और ये 2 मैंने आपको बताया इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। हमेशा इक्वल रहेंगे, कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। अरे भाई किसी बच्चे को गलती से समझ में तो नहीं आ रहा है? आपको तो नहीं आ रहा बेटा? कसम से, मां कसम। आप बताओ, सोच रही आ रहा है नहीं आ रहा मेरा समझ में? सोच के बता देना, ठीक है। as atoms can neither be created nor be destroyed and the atoms have definite masses, therefore the total mass of the remains unchanged during the chemical reaction। भाई एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O बनाते हैं। फिर मैंने यहां बताया यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। जितने यहां पर एटम्स हैं उतने ही यहां पर एटम्स हैं। अगर ऐसा है तो जितना मास यहां पर होगा उतना ही मास यहां पर होगा या नहीं होगा? हाँ जी भाई, कम ज्यादा नहीं होगा। समझ आ रही बात है नहीं? तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि जब मास जो है क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, और नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल रहेंगे, तो मास 100% क्या रहने वाला है? सेफ। समझ आ रही बात या नहीं? या ऊपर से जा रहा सब कुछ? जय वीरू आ रहा है? हाँ जी बेटा, आपको आ रहा थोड़ा बहुत समझ में? आज आपकी फर्स्ट क्लास है, इससे पहले जो पढ़ाया गया वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उन्होंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मास सेम रहता है, नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये सारी वजह है जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ आ रही बात यानी?
अब जरा देखो, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स क्या थे भाई? जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे ना सारे के सारे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, वही हैं पोस्टुलेट्स। अगर वो बोलते हैं राइट डाउन दी पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो घबराने की जरूरत नहीं, पोस्टुलेट्स का मतलब वही पॉइंट्स, ठीक है। So according to one of the postulates of the Dalton's atomic theory, the number and kind of atoms in a compound is fixed। भाई जब भी आप हाई H2O लोगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे, यही था एक पोस्टुलेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एज द काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड, इट इंप्लाइज दैट द कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप वाटर चाहें दिल्ली का पियो या जाके उत्तराखंड से ले आओ, जाकर जहां भी मैं घूम के आया हूं, दोनों जगह बेटा जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। यह है दिल्ली वाला पानी और यह है आपका उत्तराखंड का। वो मिनरल्स का खेल है, यहां पर इतना प्यूरिफाई नहीं है वाटर, वहां पर बिल्कुल प्योर है, वहां पे ग्लेशियर वगैरह से वाटर आता है, समझ गए ना। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसकी सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती है। फिर आप जा रहे हो बहुत हाइट पे जहां पे वैसे ही पोल्यूशन वगैरह हर एक चीज कम है। दिल्ली में क्या होता है, जो गंदा पानी है उसी को प्योरीफाई करके दोबारा से दिया जाता है। और जब मशीन्स वगैरह प्रॉपरली काम नहीं करती है तो आपने देखा है कि कई बार गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे हमारी बाइक या कार होती है भाई, खराब हो जाती है, कई बार काम नहीं करती प्रॉपरली। इसी तरीके से जो प्यूरिफिकेशन वाला पूरा सिस्टम है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, वो जब मशीन्स प्रॉपरली काम नहीं करती हैं तो फिर वो इम्प्योर वाटर आने लगता है। समझ आ रही बात या नहीं? अब वो उसको सप्लाई क्यों कर देते हैं? क्योंकि भाई डेली डेली एक्टिविटीज में हर जगह पर पानी का इन्वॉल्वमेंट है, तो पानी को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना एक बहुत बड़ा टास्क है, समझ गए। तो वो इम्प्योर पानी को भी आगे सप्लाई करते रहते हैं और साथ के साथ उस मशीन्स को ठीक करते रहते हैं कि जल्दी से प्यूरिफिकेशन का काम प्रॉपरली हो जाए। जैसे आरओ का केस है, आरओ में देखते हो ना गंदा पानी आने लगता है, बिल्कुल वही। तो टेस्ट एक अलग चीज है, प्यूरिफिकेशन वाला केस है। बट जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। जब भाई कोई भी एक कंपाउंड सेम एटम से मिलता है, मिलकर बनता है, और सेम नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनता है, तो उसका मास सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बदलाव होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर इसका मास 1 हुआ तो इसका मास कुछ और होना चाहिए, अगर यहां पे 2 हुआ तो मास कुछ और होना चाहिए, और अगर 3 है तो इसका मास कुछ और होना चाहिए। हो सकता है किसी के बच्चे के दिमाग में ये बात आई भी ना हो, सर हमें क्या लेने देना, खाली का परेशान हो रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जिसने भी सोचा है उसको मैं ये बता दूं कि ये वाले हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलने के चांस या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम, ना के बराबर, समझ रहे हो ना। मेजरली जो मिलता है वो यही मिलता है, इसीलिए कैलकुलेशन में हम हमेशा हाइड्रोजन का मास 1 ही यूज करते हैं। समझ आ रही बात? यानी आगे बढ़ते हैं जी। Further, as the number of atoms of different elements in a compound is fixed, this means that the ratio of the atoms in the compound is fixed। जब नंबर ऑफ एटम्स सेम है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो उनका रेशियो सेम रहेगा ही नहीं रहेगा। जैसे कि H2SO4 की बात करते हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आओगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। हमेशा 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलेंगे, कभी भी कोई और नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कभी सल्फर की जगह कार्बन लगा के भेज दिया, चलो आज इससे काम चला लो, ऐसा नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ही तब जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे तब, और वो भी सेम रेशियो में। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है, उनका रेशियो सेम है, तो उसका मास भी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बस मुझे इतनी सी बात बताओ। हाँ जी भाई, जब सब कुछ सेम तो मास भी, मास का जो रेशियो है वो भी सेम रहेगा। और अगर ऐसा है तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था इतनी देर तक, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, वो इसको वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है? बताओ जरा। बिल्कुल कर रहा है।
समझ आ रही बात या नहीं? एज एटम्स हैव डिफरेंट मासेस, हैव फिक्स्ड मासेस, जितने भी एटम्स होते हैं ज्यादातर मोस्टली का मास सेम रहता है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का मास आपको बताया 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो हम ना 37 लेते हैं ना 35, हम तो इसका एवरेज लेते हैं, कितना? 35.5। अब आप सोचोगे सर आपको ऐसा नहीं लगता इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए विच इज 36, लेकिन 35.5 क्यों? इसके पीछे बेटा वजह है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये मिलता है 70% और ये मिलता है 30%। समझ रहे हो ना, इसकी परसेंटेज ज्यादा है इसीलिए नंबर इसके आसपास ज्यादा आता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे या टॉपिक आएगा। तो वो कह रहे हैं कि एज एटम्स हैव फिक्स्ड मासेस दिस मींस दैट इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एटम सेम है और उनका मास अगर फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है जब इनके मासेस का रेशियो निकालोगे वो भी क्या आएगा? फिक्स। ये मास का रेशियो नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मैंने लिखा हुआ है। जब इनका मास लिख दोगे तो वो उसके मास का रेशियो मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे कराया लास्ट क्लास में। ठीक है, और अगर ये सारी बातें सही हैं तो फिर ये क्या करता है? कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट्स वी गेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन सारी बातों को अगर हम देखें कि भाई कोई भी एक कंपाउंड बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, वो सेम रेशियो में कंबाइन करेंगे और हर एक एटम का जो मास है वो फिक्स्ड रहेगा। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करेंगे। आ रही बात समझ में या नहीं? अभी आपने कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा तो शायद उतना क्लियर ना हो, बट मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, as atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction। ठीक है, जरा ध्यान दो। as atom is made up of smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction, atoms are very 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 small in size। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि ये गोल्ड है, गोल्ड के ये सारे के सारे क्या है? एटम्स हैं। ठीक है, तो गोल्ड के ये जो एटम्स हैं इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये आंख चश्मा ना होता है ऐसी आंख में लगता है ये। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो इनका जो जिनका जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है, इनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, सो द साइज ऑफ एन एटम इज इनडिटेक्टेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। सो बेसिकली जो एटम का साइज है वो इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, वो कैसे पता चलेगा? उसकी रेडियस से पता चलेगा। रेडियस क्या होती है पता है ना? रेडियस क्या होती है पता है? अब भाई साहब मैं आपको बता दूं ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? स्फेयर। सर्कल और स्फेयर में सभी को डिफरेंट पता है, डिफरेंस पता है नहीं पता? सर्कल क्या होता है और स्फेयर क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर? सबको पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? हाँ जी बेटा, नीचे सर करने से मैं वो टीचर नहीं हूं क्या आपने सर नीचे कर लिया तो मैं ध्यान ना दूं। मैं उसे भी पकड़ता हूं सर किसका नीचे है, क्योंकि मैं भी ऐसे सर कर लेता था ना जब मुझे नहीं आता था तो पकड़ लेता हूं। हाँ जी, सर्कल और बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका मतलब आपका, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर बच्चे कमेंट करते हैं सर आप बहुत गुस्सा करते हो बच्चों को। बताऊंगा, सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस पता है नहीं पता है? बताओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ। वेरी गुड। भाई कोई भी चीज अगर फूली हुई है जैसे कि फुटबॉल, वो स्फेयर होता है। जो फ्लैट है प्लेन, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ की चूड़ी, मम्मी के हाथ की चूड़ी, या फिर जैसे रोटी जब बेलते हैं तो वो सर्कल है, जब उसको रख के सेक देते तो वो स्फेयर बन जाती है। अब मैं इसको कैसे फुलाऊं? यहां पे नहीं फुला सकता। तो जब हम बोर्ड पे बनाते हैं तो हमारा सर्कल और स्फेयर जो है वो सेम तरीके से बनाया जाता है ऐसे। तो जो हमारे एटम्स हैं वो क्या है? स्फेरिकल शेप के होते हैं, 3D। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम का जो साइज है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। ठीक है,
एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जैसे कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर मेजर करते हैं, या मीटर में, या सेंटीमीटर में, इसी तरीके से जो एटम की रेडियस है वो किससे मेजर की जाती है? नैनोमीटर से। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, द सिंबल ऑफ अ नैनोमीटर इज, भाई सिंबल होता है ना, जैसे मीटर का क्या होता है? एम, किलोमीटर का क्या होता है? के एम। इसी तरीके से नैनोमीटर का क्या होता है? एन एम। कहीं पर भी आज के बाद आपको एन एम लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है? नैनोमीटर। समझ आ रही बात? यानी सो द रिलेशनशिप बिटवीन द मीटर एंड नैनोमीटर इज गिवन बिलो। भाई अगर आपको मीटर में और नैनोमीटर में डिफरेंस समझना है तो ऐसे समझिए कि भाई 1 मीटर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नैनोमीटर के बराबर होता है। समझ गए? इतने नैनोमीटर जब मिलते हैं, जैसे कि 100 सेंटीमीटर, जैसे स्केल पे देखा होगा ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे 100 सेंटीमीटर जब मिला देते हैं तो बनता है 1 मीटर। और ऐसे 1 मीटर मीटर करके आगे चलते चले जाओ, जब 1000 मीटर मिला लेते हो तब बनता है 1 किलोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है? इतने नैनोमीटर के इक्वल। मतलब काउंट भी करोगे तो शायद काउंट भी ना कर पाओ। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 मिलियन 10 मिलियन, फिर क्या होता है? बिलियन 10 बिलियन। समझ गए ना? इस तरीके से। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, कई बार आपको मीटर से नैनोमीटर में चेंज करना पड़ सकता है। वैसे ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 11th 12th में ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ रेडियाइज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन सबसे छोटा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। द स्मॉलेस्ट एटम ऑन द अर्थ इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, उसकी रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10। ठीक है, और मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, भाई जैसे H2O आपस में मिल जाते हैं ना तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसका साइज कितना होता है? 10⁻⁹ एंड सो ऑन। बाकी सारी चीजों के यहां पर रेडियस लिखी हुई है। समझ गए? नोट करने वाली बात क्या है? एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अंडर अ मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम इतने ज्यादा छोटे हैं ना कि आप हाईली पावर वाला आप माइक्रोस्कोप ले आइए, इवन विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उससे भी आपको एटम नजर नहीं आएंगे। तो फिर पता कैसे चला? पता चला जी एक्सपेरिमेंट्स कर करके। एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट डिफरेंट, उनके बेसिस पे उनका साइज, उनका मास और बाकी सारी चीजें निकाली गई हैं। और ये आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट में, जो कि पहले 9th क्लास में था, अब डिलीट कर दिया गया है, 11th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि एटम का साइज, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, अगर आप साइंस लोगे तो। सो इससे आप नहीं देख सकते हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, तो फिर जो एटम्स को देखने का एक क्या है आपका, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, वो क्या है आपका? एसटीएम। एसटीएम क्या होता है भाई? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप है जिससे एटम्स का साइज देखा जा सकता है। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया कि किससे देखा जा सकता है भाई एटम का साइज। ठीक है, सो द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एसटीएम। कैन सरफेस ऑफ एलिमेंट विच शोज द इंडिविजुअल एटम्स। ये वो इस माइक्रोस्कोप है जो इंडिविजुअल एटम्स को शो करता है, छोटे छोटे एटम्स को। समझ गए? हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। मुझे नहीं लगता ये आपको याद करने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में जाना, उसके ड्रॉबैक्स देखे, और साथ में ये भी देखा कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है।
ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है।